मैं राजीव भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज जो मैं आप सबके सामने एक वीडियो लेके आया हूँ, इम्पॉर्टेंट वीडियो है ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिनके इस जुलाई में क्या होने वाले हैं, बैक पेपर होने वाले हैं। ठीक है, क्लास 12 के फिजिक्स का जो बैक पेपर होगा उसके लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट होगी। ठीक है, क्योंकि इसमें मैं जो आपको बताऊंगा एक एक नंबर वाले जो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको पता है कि एक एक नंबर वाले 10 क्वेश्चन, 10 के आसपास मतलब एक एक नंबर वाले क्वेश्चन आ जाते हैं आपके। ठीक है, अब ये 10 नंबर अगर आपने अच्छे से कर लिए तो पास तो आप इजीली हो जाओगे। ठीक, पहला मोटिव आप लोगों का यही होता है कि पास हो जाए। ठीक, उसके बाद अगर आपने ये सही कर लिया तो आपके अच्छे नंबर भी आ जाएंगे। अगर आप 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले इस तरह के क्वेश्चन जो होंगे वो सही करेंगे तो आगे फिर अच्छे नंबर आपके बनते रहेंगे। तो मेन ये है कि अगर आपको पास होना है पहले तो उसके लिए मिनिमम आपको ये 10 क्वेश्चन जो हैं आएंगे ये तो सही करने हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई भी नंबर कटते नहीं है। अगर आपका करेक्ट होगा तो 1 नंबर आपको ईजिली मिलेगा। ठीक है, और 10 नंबर अगर यहाँ आ गए तो फिर आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आगे आप थोड़ा बहुत भी अगर करोगे तो वहाँ पे भी आपको नंबर थोड़े थोड़े मिलेंगे, तो ईजिली आपके जो पासिंग नंबर है वो आ जाएंगे। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1 नंबर वाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 12 की फिजिक्स के लिए। ठीक है, किन के लिए? यूके बोर्ड वालों के लिए। ठीक, तो इसमें वही क्वेश्चन है जो पिछले 5-6 सालों से रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, पुराने पेपर से मैं ये क्वेश्चन लेके आया हूँ, तो ये 5-6 सालों से बार बार रिपीट हो रहे हैं। जैसे ये पहला क्वेश्चन है, ये तो हर साल आता है आपका, इस बार भी आया था। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब इस तरीके से ऑप्शन आपको मिल जाएगा और आपको यहाँ पे ऑप्शन में कुछ भी दे देगा। ठीक है, तो इनमें से कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन ये है, दूसरा ऑप्शन ये है, तीसरा ऑप्शन ये है और चौथा ऑप्शन ये है। ठीक है, तो इसमें जो इसका राइट आंसर होगा बीटा रे। ठीक है, बीटा किरणें है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होती है। ठीक है, इस वाले का आंसर तो ये हो गया। और भी ये कुछ चेंज कर सकता है, तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन कौन सी होती है। तो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, आप उसको याद कर लेना। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है, ये एग्जांपल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन कौन सी? आपकी रेडियो वेव होगी, माइक्रोवेव होगी, इंफ्रारेड रे होगी, विजिबल लाइट होगी, अल्ट्रावायलेट रे होगी। ठीक है, ये सब आपकी क्या होती हैं? या एक्स रे हो गई, गामा रे हो गई, ये सब आपकी क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो ये आपको ज़रूर याद करना है, 1 नंबर यहाँ से आपका आएगा ही आएगा, 100% गारंटी है। ठीक है, तो इसको याद कर लेना आपको। इसके अलावा कोई भी होगा ना, जैसे अभी हमने देखा बीटा, तो वो क्या नहीं होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होगा। पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा। दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा? यहाँ पे जो होती है लोएस्ट एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी किस वेव की होती है? तो रेडियो वेव की होती है। रेडियो वेव जो होती है उसकी लोएस्ट एनर्जी यानी सबसे कम ऊर्जा होती है, और फ्रीक्वेंसी भी सबसे कम होती है, और वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, यानी तरंग दैर्ध्य, हिंदी में बोलते हैं तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ को। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा होती है। और जो गामा रे होती है इसकी हाईएस्ट एनर्जी होती है, यानी सबसे ज़्यादा ऊर्जा होती है, फ्रीक्वेंसी भी सबसे ज़्यादा होती है, वेवलेंथ जो होती है यानी तरंग दैर्ध्य होती है वो कम होती है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको अभी आगे मिल जाएगा शायद, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, तो इसको आप ज़रूर पढ़ के जाना। ठीक है, सबसे पहले पढ़ना है तो यही पढ़ना है आपको। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि प्रकाश विद्युत प्रभाव से संबंधित प्रयोग में आपतित प्रकाश की आवृत्ति को 2 गुना करने पर निरोधी विभव हो जाते हैं। यानी अगर आपने जो लाइट आ रही है उसको दुगना कर दिया तो जो इसमें निरोधी विभव उत्पन्न होगा वो कितना हो जाएगा? तो ये मोर देन डबल, यानी 2 गुने से ज़्यादा होता है। तो इसका आप सीधा डायरेक्ट आंसर याद कर लेना इसका। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। जो ये निरोधी विभव है ना आपका, ठीक है, ये कितना है? उसके डबल से ज़्यादा आता है, यानी प्लस हो रहा है ना इसमें, तो मोर देन डबल हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ ये क्वेश्चन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया अब आपका सेकंड क्वेश्चन। गतिशील आवेश उत्पन्न करता है, यानी मूविंग चार्ज। जब चार्ज आपका मूव करता है, मान लो चार्ज इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, तो जब ये मूव करता है ना, गतिशील होते हैं, तो ये क्या उत्पन्न करते हैं? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों उत्पन्न करते हैं आपके। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और
मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। ठीक है, आगे समझे। अगर चार्ज अगर रुका हुआ है यानी स्टेशनरी चार्ज है तो वो क्या उत्पन्न करता है, वो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और जो चार्ज मूव करता है, चलता है ना, तो दोनों करता है। तो ये आपको दोनों क्वेश्चनों के आंसर हो गए आपके। ठीक, अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि एक एमीटर है। ठीक है, एक एमीटर है जो कितना करंट मेजर कर रहा है, 4 एम्पियर। तो आपको पता है कोई भी जो मीटर होता है अगर वो करंट मेजर कर रहा है ना, यानी करंट को माप रहा है, तो जो वो दिखाएगा ना मीटर में कितनी करंट आ रही है, तो वो कौन सी करंट होती है? आपकी IRMS करंट होती है। ठीक है, यानी मीटर जो होते हैं हमेशा IRMS करंट दिखाते हैं। तो IRMS की वैल्यू है ये कितनी? 4। और आपको परिपथ का शिखर मान यानी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है करंट की। तो यानी I0 निकालना। I0 जो होता है वो मैक्सिमम करंट होती है। ठीक है, तो ये आपको निकालना है। तो ये भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपका एग्जाम में आता ही आता है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है ना, I0 इक्वल टू होता है IRMS अपॉन √2। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो IRMS की वैल्यू कितनी है? 4 अपॉन √2 हो जाएगा। ठीक है, अब नीचे से रूट हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ऊपर भी √2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और नीचे भी √2 से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। आपको पता है ना, अगर हमें नीचे से रूट हटाना है तो उसको क्या करते हैं? रैशनलाइज करते हैं, यानी परिमेयकरण करते हैं। तो ऊपर कितना हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा 4√2 और नीचे कितना हो जाएगा? √2 और √2 की मल्टीप्लाई करोगे तो 2 हो जाएगा। 2 से कितनी बार कटेगा? 4, 2 बार। तो कितना बचेगा? 2√2। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 2√2 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। फॉर्मूला भी आपको पूछेगा, अभी आगे मैं आगे आपको दिखाऊंगा। तो फॉर्मूला भी पूछता है 1 नंबर में। ठीक है, ये देखो आगे ना, IRMS और I0 का फॉर्मूला क्या होता है। तो अभी मैं हमने लिखा I0 इक्वल टू होता है IRMS अपॉन √2। ठीक है, तो ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है आपको? ये तो IRMS इक्वल टू I0 अपॉन 2 है ना, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अगर मैं यहाँ से ये वाला ऑप्शन होगा इसका पहला, ये कैसे होगा? देखो यहाँ से मैं IRMS निकालूंगा तो कितना आएगा? तो ये 2 और इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी ना क्रॉस में, तो ये क्या बन जाएगा? I0 √2 है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी, तो ये वाला आंसर हो जाएगा इसका पहला। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो। अगला क्वेश्चन है कि 2 लेंस है, उनको कांटेक्ट पे रखा हो, यानी जो पहला लेंस है उसकी पावर दे रखी है 4 प्लस की 4 है। ठीक है, और जो दूसरा लेंस है उसकी पावर है -2D होगा ये। ठीक है, दिख नहीं रहा होगा आपको, माइनस ले लेना है इसको। ठीक, अब इन दोनों को ज्वाइंट किया है, तो दोनों को ज्वाइन करेंगे तो P बराबर कितना होगा? P1 प्लस P2, P1 प्लस P2। तो अगर मैं इन दोनों को प्लस करूँगा तो कितना आएगा? 4 प्लस माइनस -2 हो जाएगा, तो कितना आएगा? 2 है ना। तो पावर कितनी आ गई? 2। आपको निकालना है फोकल लेंथ। तो फोकल का लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? F इक्वल टू, अब ये सारे आंसर सेंटीमीटर में निकाले तो सेंटीमीटर वाला फॉर्मूला लगा देंगे, 100 अपॉन कितना? P। ठीक है, तो P की वैल्यू कितनी है? 2। तो 100 अपॉन 2 से काटोगे तो कितना आ जाएगा? 50 है ना, प्लस का 50 आ रहा है, तो ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला आता है आइंस्टीन की इक्वेशन। क्या था? आइंस्टीन की इक्वेशन। तो आइंस्टीन की इक्वेशन तो सिंपल है, E के इक्वल टू H न्यू माइनस फाई। ठीक है, ये आपकी आइंस्टीन की इक्वेशन होती है। फाई यहाँ पे वर्क फंक्शन होता है, यानी कार्य फलन होता है आपका। ठीक है, E के यहाँ पे ऊर्जा होती है और ये होती है फोटोन की एनर्जी। ठीक है, H न्यू। अगला है कि हाउ मैनी एनर्जी विल रिलीज इन जूल। जूल में आपको बताना है ड्यू टू मास डिफेक्ट ऑफ 1 ग्राम। ठीक है, 1 ग्राम अगर आपका मास डिफेक्ट हो रहा है तो कितनी एनर्जी इंड्यूस होगी जूल में, यानी 1 ग्राम द्रव्यमान क्षति से कितनी जूल उसमें उत्पन्न होती है। तो उसका आंसर होता है 9 × 10 की पावर, एक मिनट है, इसका आंसर होगा 9 × 10 की पावर 13। ठीक है, जूल। तो ये इसका राइट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कोई भी जब क्या होता है चार्ज, कोई भी चार्ज होता है, जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन ही ले लिया मैंने, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी किसी मैग्नेटिक फील्ड, कोई ये मैग्नेटिक फील्ड है तो, है ना, एक मिनट है दोबारा बना लेता हूँ उसे। मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन इसके अंदर एंटर कर रहा है, वो कैसे कर रहा है 90 डिग्री पे, यानी परपेंडिकुलर। तो वो कैसा पाथ यहाँ पे बनाएगा, तो ये हमेशा सर्कुलर पाथ बनाएगा इसके अंदर। कैसा होगा, ऐसे सर्कुलर पाथ में घूमने लग जाएगा। तो इसका आंसर होगा सेकेंड, ठीक है, वृत्ताकार। पी टाइप में बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के नाम, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, ठीक है। यानी माइनॉरिटी और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आपको बताना है, ठीक है। माइनॉरिटी को हिंदी में बोलते हैं अल्पसंख्यक और मेजॉरिटी को बोलते हैं बहुसंख्यक, ठीक है। तो माइनॉरिटी यानी अल्पसंख्यक पी है ना, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो होंगे आपके अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटी, और जो होल्स होते हैं वो होते हैं इसके अंदर बहुसंख्यक, ठीक है, यानी मेजॉरिटी। तो ये आपको याद रखना है इन दोनों के नाम। ये क्वेश्चन भी बहुत पूछता है, कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, ठीक है, यूनिट बतानी है तो फैराड होती है, ठीक है। रेजिस्टेंस की क्या होती है, ओम, ये भी पूछ लेता है। इंडक्टर की क्या होती है, उसकी हेनरी होती है, वो भी याद रखना है आपको, ठीक है। अगला है कोबाल्ट और निकिल हैं, क्या होते हैं, ये होते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। यहाँ पे क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैव मैक्सिमम वेलोसिटी इन वैक्यूम। तो वैक्यूम यानी निर्वात में किसका वेग सबसे ज़्यादा होता है, तो सभी का सेम वेग होता है निर्वात में, ठीक है। निर्वात में क्या होता है, सभी जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है ना, वैद्युत चुंबकीय तरंगें, तो सबका सेम वेग होता है आपका, ठीक है। एन टाइप में क्या होंगे, बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक। तो एन टाइप में जो होते हैं इलेक्ट्रॉन, उसका उल्टा हो जाएगा, जो पी टाइप का था ना उसका उल्टा। तो एन टाइप में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो होंगे आपके मेजॉरिटी यानी बहुसंख्यक, ठीक है। और जो होल्स होते हैं वो माइनॉरिटी होंगे यानी कम होते हैं, ठीक है, यानी अल्पसंख्यक। तो जो आपका पी टाइप था उसमें होल्स ज़्यादा होते थे, इलेक्ट्रॉन कम होते थे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है और होल्स कम है, बस उल्टा, उसका उल्टा कर देना। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। राइट द रिलेशन बिटवीन रूट मीन स्क्वायर और पी के, भी करंट, ये भी फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, आई नॉट इक्वल टू आई आर एम एस। देखो एक नंबर में कितनी बार आ गया है, √2, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ये, ठीक है, कि एक C1 और C2 दो कैपेसिटर है और उन दोनों को क्या जोड़ रखा है, सीरीज में जोड़ रखा है। एक C1 है एक C2 और इन दोनों को सीरीज में जोड़ा हुआ है इस तरीके से, ठीक है। तो इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, तो सीरीज में जब हम जोड़ेंगे तो इसका जो आंसर आएगा ना वो आएगा अपॉन में, और जब इनको पैरेलल में जोड़ेंगे ना तब इसका आंसर आएगा सिंपल ऐसे। तो दोनों आंसर आपको याद होना चाहिए, ये पैरेलल के लिए यानी समांतर क्रम के लिए, और ये वाला है सीरीज के लिए यानी श्रेणी क्रम के लिए, ठीक है। और रेजिस्टेंस में आपको पता है इसका उल्टा हो जाएगा। दिक् स्थान में किसी बिंदु पर इकाई धन आवेश द्वारा अनुभव किया जाने वाला स्थिर वैद्युत बल कहलाता है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट ए पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन आपको पता होगी कि फोर्स जो लगता है पर यूनिट चार्ज के कारण, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये बोल रहा है फोर्स ड्यू टू क्यू चार्ज, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इस मोबिलिटी की यूनिट ये भी पूछता है तो इसका आंसर ही होगा, ठीक है, सेकेंड इनवर्स। तो ये इसकी यूनिट हो जाएगी। न्यूट्रॉन की खोज किसने करी, रदरफोर्ड ने। ऐसा यूनिट किसकी, मैग्नेटिक फ्लक्स की, तो वेबर होती है, ठीक है। ये अभी आपको याद रखना है, ठीक। ये मैग्नेटिक फील्ड की होती है, ये मैंने आपको बताया इंडक्टर की होती है, ये कैपेसिटर की होती है। ये चारों डेफिनेशन याद होनी चाहिए आपको। लेंज का नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है, कंजर्वेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो ये है ऊर्जा, किसके, ऊर्जा के, एनर्जी के, ठीक है।
ये करंट, ये देखो ये क्वेश्चन दोबारा आ गया। देखो आई नॉट की वैल्यू दे दी अब की बार √2 और बोला है कि IRMS निकालो। तो आई नॉट इक्वल टू क्या पढ़ा था अभी हमने, IRMS अपॉन √2। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू लिख दो आई नॉट की IRMS अपॉन √2। तो √2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो कितना आएगा आंसर इसका, 2 हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये क्वेश्चन भी बहुत पूछता है, बहुत सिंपल है। फोकस और त्रिज्या में संबंध, तो F इक्वल टू 1/r होता है। ठीक है, जो फोकस पॉइंट होता है यानी फोकस दूरी होती है हमेशा रेडियस का क्या होता है, आधा होता है। ठीक है, इसका 1 वोल्ट विभवांतर पर त्वरित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है। एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट एट 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं। एक प्रिज्म है जिसका एंगल कितना है, 60। ठीक है, प्रिज्म एंगल को हम ए से दिखाते हैं और जो उसका विचलन है यानी डेविएशन है जिसको हम लैम्डा एम से दिखाते हैं वो है 30 डिग्री। तो उसका क्या निकालना है आपको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालोगे, A प्लस लैम्डा एम अपॉन 2 होता है। तो इन दोनों को जोड़ोगे 60 प्लस 30 अपॉन 2 तो कितना होगा 90 अपॉन 2 यानी 45 आएगा इसका आंसर। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ हाइड्रोजन एटम, यानी हाइड्रोजन एटम का आपको कोणीय संवेग बताना है। तो इसका कोणीय संवेग का फॉर्मूला होता था NH अपॉन 2π। ठीक, और ग्राउंड स्टेट का बताना है तो ग्राउंड स्टेट के लिए n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो ये हो जाएगा H अपॉन 2π। n की वैल्यू जब यहाँ पे 1 रखोगे ना तो क्या हो जाएगा, H अपॉन 2π हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जो गैल्वेनोमीटर होता है ना वो क्यों यूज़ किया जाता है। तो वो डिटेक्ट करता है करंट को, यानी करंट की प्रेजेंस को बताता है। ठीक है, और साथ में स्मॉल करंट भी मेजर कर लेता है। तो कहीं कहीं स्मॉल करंट लिखा हुआ आता है तो वो भी आपका ऑप्शन सही है। एक अवतल दर्पण की वायु में फोकस दूरी कितनी है, 25 है। तो जल में उसकी फोकस दूरी कितनी होगी, तो 25 ही रहेगी, कोई भी चेंज नहीं होगा उसकी फोकस दूरी में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हाइगेन्स प्रिंसिपल द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी प्रपोर्शन ऑफ ए वेव, तो ये हमेशा परपेंडिकुलर होती है टू वेव फ्रंट के। ठीक है, यानी तरंगाग्र के लंबवत। ये भी एक नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ये तो हमने पहले कर लिया, इसका आंसर वृत्ताकार होगा। ये भी हमने कर लिया, देखो कितनी बार रिपीट हो रहे हैं। इसका आंसर क्या होगा, ऊर्जा होगा, है ना। एनर्जी पे बेस है आपका लेंज लॉ। ये भी हो गया, शायद रिपीट तो नहीं हो गया। ठीक, इसका भी हमने पी एन डायोड के अक्षय परत में होते हैं। हाँ, पी एन डायोड जो बनता है ना आपका, उसकी जो ये अक्षय परत होती है बीच में, इसमें क्या होते हैं, तो दोनों होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन। जितने इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ पे उतने ही यहाँ पे प्रोटॉन भी होंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, थर्ड वाला। ये क्वेश्चन कर लिया, ये कर लिया। ठीक है, और ये दोनों आपको बताना है। ठीक है, तो इसका ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है, इसका इस तरीके से बनेगा। इधर आपकी फोटो करंट होगी, है नी, फोटो करंट यानी आई यानी करंट यानी प्रकाश विद्युत धारा होगी, और इधर आपकी प्रकाश की तीव्रता होगी यानी इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो इस तरीके से ग्राफ होगा, आपकी बुक में बना होगा, तो आप इसको देख लेना। ठीक है, अगला है एनर्जी और मोमेंटम, यानी एनर्जी और मोमेंटम में क्या रिलेशन होता है। तो P इक्वल टू होता है आपका EC। ठीक है, या E इक्वल टू आप लिख सकते हो इसको P अपॉन C। तो ये रिलेशन होता है इसमें, E इक्वल टू, E एनर्जी है ना, ऊर्जा, P यानी मोमेंटम यानी संवेग, और C यानी प्रकाश की चाल, लाइट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन थे आपके इंपॉर्टेंट। ये मैंने पूरी बुक से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको दिए हैं। आपके 10 में से कम 7-8 क्वेश्चन तो आ ही जाएंगे इससे। ठीक है, तो 10 के 10 भी आ सकते हैं। तो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये सारे। तो अगर आपको पास होना है, अच्छे नंबर लाने हैं, तो ये वीडियो ज़रूर देखना और इसको अच्छे से पढ़ के जाना जितने भी क्वेश्चन कराए हैं। ठीक, तो इसके बाद देखता हूँ केमिस्ट्री के भी आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा दूँगा। तो थैंक यू।